नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का अहवाल जो रगों में खून को मुंजमद कर दे। 3 मेजर जनरल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 7 ब्रिगेडियर फारिग या डिसमिस कर दिए गए। पाक फौज तमाम इकाइयों, तमाम तबकात और तमाम मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदा फौज है। 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 2 अफसरान को डिसमिस कर दिया गया है। मोरहा 26 जून बरोज़ सोमवार को पाक फौज के तर्जुमान DGISPR जनाब मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने सहाफ़ियों बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोगों को 9 मई के हवाले से किए गए इक़दामात, नताइज और कार्रवाइयों के मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग दी। नाकाबिल यकीन इक़दामात, परेशान कुन वाक़यात और हैरत ज़दा कर देने वाले शवाहिद से भरपूर नाकाबिल फरामोश हक़ाइक़ इस प्रेस ब्रीफिंग में पेश किए गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कदर दिलदोज़, दर्द दिल से भरपूर थी कि पूरे हाल में इसके दौरान मौत की सी खामोशी छाई रही। सवालात की बारी आई तो सहाफ़ी हज़रात इन वाक़यात की तफसीलात इस कदर इन्हमाक से सुन रहे थे कि उनको सवाल भी याद नहीं रहता था और सवाल को देखने के लिए उनको इमदादी नोट्स की ज़रूरत पड़ती थी। अहमद शरीफ चौधरी साहब का अदा किया गया एक एक लफ्ज़ जिस कदर तवज्जो से इन्हमाक से सुना गया, इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आगाज़ करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क और कौम के लिए उसके इस्तेहकाम की बुनियाद अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान एतमाद और एहतराम का रिश्ता होता है। मुल्क दुश्मन बैरूनी कुव्वतें कई दहाइयों से अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान इस रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन दुश्मन को हमेशा मुँह की खानी पड़ी है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग को बैरूनी एजेंडा कहना, DHA, फौजी फाउंडेशन, दिफाई बजट और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बैरूनी मुल्क दुश्मनों का ख़ास हथियार हैं। वो इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा बातें करते हैं। इन घिनौने मंसूबों के बावजूद अवाम और पाक फौज मुत्तहिद हैं। इसकी बुनियादी वजूहात ये हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा, अवाम की हिफाजत और फलाह बहबूद के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और कुर्बानियाँ देते रहेंगे। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए फ़ौज किसी भी कुर्बानी से कभी भी दरेग नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की तमाम इकाइयों, तमाम तबकात और तमाम मकतबा हाय फ़िक्र की नुमाइंदगी करती है, ना कि किसी मखसूस अशराफिया की नुमाइंदगी करती है, बल्कि इसमें अमीरी गरीबी किसी चीज़ का कोई तल्लुक़ नहीं है। सलाहियतों के लिहाज से जो कुछ भी है, पाक फ़ौज से अवाम को जुदा नहीं किया जा सकता। इसकी गवाही शहदा की कब्रें भी देती हैं, जो आज भी चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह देखी जा सकती हैं। पाक अफवाज के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 1 साल से नफ़रत फैलाई जा रही है, जिसका नुक्ता रूज 9 मई का सानिया था, जब मुल्क के नौजवान तबके को इनकलाब के नाम पर बगावत पर उकसाया गया। 9 मई के बाद 15 मई को स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़, फिर 25 मई को यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान का पैगाम और 7 जून को 81 फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज़, ये इस बात का सबूत है कि मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए पसे पर्दा तमाम अनासर, उनके सहूलतकारों और इन अनासर के एजेंडे से बखूबी आगाह है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। आर्मी इन अमूर पर मुत्तफ़िक़ और क्लियर है कि साने 9 मई यौम सियाह है। इसमें मुलव्वस शरपसंद अनासर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। इन लोगों को आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी। इन मुलव्वस लोगों का तल्लुक़ चाहे किसी भी इदारे, किसी भी सियासी जमात या शराफिया के किसी भी तबके से क्यों ना हो, इत्तसाबी अमल को रोकने वालों को अवामी हमायत से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, उन्होंने कहा कि फ़ौज ने अपने खुद इत्तसाबी अमल के तहत
अपना इत्तसाब मुकम्मल कर लिया है। फौज ने अपने खुद इत्तसाबी अमल के तहत अपना इत्तसाब मुकम्मल कर लिया है। 9 मई को पुरतशद्दद वाक़यात के पस मंज़र में 2 इदारा जाती जामा इंक्वायरीज 2 मेजर जनरल के ओहदे के अफसरान ने की। नतीजतन फैसला किया गया कि ज़िम्मेदार अफसरान जिनके ज़िम्मे गैरिजन, फौजी तनसीबात, GHQ और जना हाउस की सिक्योरिटी व तकद्दस बरकरार रखना था, उनकी नाकामी साबित होने पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है, जिसकी तफसील ये है। जिन अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, जिनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई, वो ये हैं। 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल नौकरी से इनको बरतरफ किया जा चुका है। 15 अफसरान बशमूल 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। ये ड्रेस्टिक एक्शन तादीबी कार्रवाई जाहिर करती है कि फ़ौज के अंदर खुद साबिक़ इंतज़ाम खुद और बग़ैर किसी तफरीक के ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके आगे ये आना चाहिए कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी और उतनी ही बड़ी सज़ा भी होती है। बार आगे कहते हैं कि यहाँ के आगे कहते हैं कि इस अमले की बजाय ये ठीक है। बहर सूरत इससे आगे उन्होंने कहा कि फ़ौज के इत्तसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई फ़र्क रवा नहीं रखा जाता। सब के साथ एक ही तरह से एक ही तरीक़ा के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। इस वक्त एक 4 स्टार जनरल रिटायर्ड की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद के ख़िलाफ़ इन 4 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में की जा रही है। अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात में पहले से कायम शुदा 17 स्टैंडिंग फौजी अदालतें अपना काम मुसलसल काफ़ी देर से करती चली जा रही हैं, जिनमें अब तक 102 शर्त पसंदों का बहवाला 9 मई 102 शर्त पसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। बल्कि जुमला मैं समझता हूँ इस तरह से होगा कि 102 शर्त पसंदों का 9 मई के हवाले से ट्रायल जारी है। अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इस साल फौजी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13,619 छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। इन ऑपरेशन के दौरान 1172 दहशतगर्दों को वासले जहन्नम किया जा चुका है या गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों के रोज़ाना की बुनियाद पर 77 से ज़्यादा ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी रोज़ाना कर रही है। 1923 ईस्वी में अब तक 95 से ज़्यादा अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश की है। पूरी कौम इन बहादुर सपूत और इन लोगों के लवाकिन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करती है, क्योंकि मुल्क के अमन और सलामती के लिए इन काबिल फ़ख्र शुहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाक आर्मी ये जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रखेगी और पाकिस्तान की फ़ौज पुरअज़म है और आवाम के ताबन से इंशाअल्लाह हर चैलेंज पर काबू पा लेगी और पाक फ़ौज इसकी भरपूर सलाहियत रखती है और इंशाअल्लाह वतन अजीज़ को मुस्तहकम और दायमी अमन का गहवारा बनाकर दम लेंगे। तो ये थी जो DG/ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो अपना एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी। तो इसमें बहुत सारे अहम नुकात भी हैं जिन पर अगली व्लॉग में डिटेल्ड गुफ्तगू की जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ। सूफी अरशद महमूद चिश्ती। अपने मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन दबा दें। अस्सलाम वालेकुम। DG/ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने 26
जून यानी कल उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें सहाफ़ी हजरात, एंकर पर्सन और अखबार नवीस और ज़िंदगी के तमाम शोबाए ज़िंदगी से रखने वाले लोग शामिल थे। उन्होंने कुछ ऐसे लर्ज़ते हक़ाइक़, तबाहकुन इंकशाफात, नाकाबिल यकीन वाक़यात और ऐसे सुलगते मसाइल को तज़बान किया पहली दफ़ा, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़हन में ये बात थी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीआई के हवाले से होगी, हमने इतने बंदे पकड़े हैं, हमने उनको इस तरह से सज़ाएं दे दी हैं, हमने इतनों को सज़ाएं दे दी हैं, इतने पर केस चल रहे हैं। ये था कि इस बारे में सारा कुछ होगा, लेकिन किसी बंदे को ज़रा बराबर अंदाज़ा नहीं था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतहाई अहम और सुलगते मसाइल और फ़ौज की आला तरीन कारकर्दगी के ऊपर मोहर लगा देगी। किसी सहाफ़ी को, किसी रिपोर्टर को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी अखबार नवीस को, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को या किसी भी एंकर पर्सन को इसका ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो DGISPR साहब जो हैं वो क्या उसमें ऐसी चीज़ें बयान करेंगे कि हर लफ्ज़ जो है उससे एक नई दुनिया इंकशाफ होती है, एक नई दुनिया मुनकशिफ होती है। और उन्होंने जिस दुख भरे अंदाज में और जिस कदर उन्होंने तहकीक और तफ्तीश शुदा मामलात जो हैं वो पेश किए हैं, यकीनन उसके ऊपर हैरत होती है। उन्होंने लोगों का आम कंसेप्ट ये है कि आर्मी जो है गुज़श्ता 2 माह से, जब से 9 मई के सानिया हुआ है, आर्मी बिल्कुल खामोश है, या लोगों का ये परसेप्शन है कि आर्मी जो है वो हुकूमत के पीछे आ गई है। हुकूमत इसलिए जिसको चाहती है गिरफ़्तार कर लेती है, हुकूमत को फ्री हैंड मिल गया है, हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए कि आर्मी जो है उसके पीछे है। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है, और पहली दफ़ा पर्दा उठाया है और ये बता दिया है कि फ़ौज के अंदर एक ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम है जो हर वक्त मुसलसल जारी रहता है। मुल्क में जो भी हालात हों उसके बारे में ये सिलसिला चलता रहता है, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, या उसके बारे में जो आर्मी के अफसरान उनको ब्रीफिंग दी जाती रहती है। तो इसी तरह से उन्होंने 2 4 स्टार जनरल की, एक की नवासी और एक की बेगम, जबकि 2 स्टार जनरल की बेगम और उनके दामाद को उन्होंने कहा कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और उनके ख़िलाफ़ करार वाकई सज़ा सुनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 13,619 ऑपरेशंस आर्मी ने किए हैं। इन ऑपरेशंस में पुलिस, फ़ौज और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो शामिल थी, और इसके दौरान 1172 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए गए हैं। तफसीलात इंतहाई इंकशाफात से भरपूर हैं, जिसकी तफसील ये है। 9 मई के सानिया के बाद सिर्फ एक जो था सहाफ़ी, उसने सवाल किया कि 9 मई के सानिया के बाद सिर्फ एक सियासी जमात यानी PTI के बारे में उन्होंने कहा कि उसके बहुत सारे रहनुमा जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 9 मई के वाक़या की मज़म्मत करते हैं, PTI को छोड़ने का ऐलान करते हैं, इसके बाद वो पाक साफ़ होकर घरों को चले जाते हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि ये तासर लिया जाता है। अब वो साफ़ी पूछ रहे हैं, ये तासर लिया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को बरीयत
एस्टेब्लिशमेंट देती है। ये जिन लोगों को छोड़ा जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से छोड़ा जाता है। इन चीज़ों पर उन्होंने कहा कि जनरल साहब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। DGISPR जनाब मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि कोई भी पार्टी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता, अपनी पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। यहाँ तक कि 9 मई के वाक़यात या नताइज हैं जो भी हैं, इस पर इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक खुद इत्तसाबी का निज़ाम है जो खुद खुद चलता रहता है। DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि आज की जो प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने हैरान कुन, परेशान कुन और नाकाबिले यकीन वाक़यात बयान किए हैं, बल्कि सूरत हाल बयान की गई है कि सिवाय चंद आर्मी अफसरान के किसी को कुछ पता नहीं था। किसी साफ़ी, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस कदर तबाहकुन इंकशाफात भी हो सकते हैं। फ़ौज के तर्जमान ने इंकशाफ किया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल 2 फ़ौजी अफसरान को फ़ौजी सर्विसेज से बरतरफ कर दिया गया है, उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। उनका ना पेंशन होगी ना कम्यूटेशन वगैरह, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको डिसमिस करके घर भेज दिया गया है। ये बड़ा हैरानकुन वाक़या था कि इतना सख्त, उतना ड्रास्टिक एक्शन किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि 15 अफसरान, आर्मी के 15 अफसरान जिनमें से 3 मेजर जनरल हैं, आर्मी के 15 अफसरान जिनमें से 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान भी इसमें शामिल हैं, यानी कि 10 बंदे ये हैं और 5 बंदे और हैं, जिसमें 7 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान भी शामिल है के ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। यानी कि 15 ये और 3 जो बरतरफ किए जा चुके हैं, यानी कि ये 18 अफराद और इतने आला दर्जे के, इतने बड़े अफसरान आर्मी के जिन्हें थंब कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई यकीनन अचंभे से काम नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता था किस तरह भी हो सकता है। तो उन्होंने इनके बारे में कहा कि इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। ये ड्रास्टिक स्टेप्स या सख्त तादीबी इक़दामात फ़ौज का ऑटोमेटिक निज़ाम मुसलसल करता रहता है। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, और फिर अगले 2 लफ्ज़ बोले, मेरा ख्याल है कि भूल गए थे, वो ये लफ्ज़ उन्हें कहना चाहिए थे कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी और इतनी ही बड़ी सज़ा होती है। तो इस तरह से जुमला मुकम्मल होता है। बहर सूरत तर्जमान ISPR का एक एक लफ्ज़ धमाका खेज था। उससे अगले मरहले में जो वाक़यात बयान किए गए वो हकीकतन हैरत के पहाड़ थे जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ करके गिराए जाते रहे। उसमें नंबर 1, DG साहब ने कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल जिनकी 89 ज़ेर हिरासत हैं, एक 4 स्टार जनरल रिटायर्ड, यानी कि जी 89 जिनकी थी वो भी रिटायर्ड मेजर जनरल थे, और अब बल्कि 4 स्टार, यानी कि या तो वो आर्मी चीफ थे या फिर वो जो कमेटी है उसके यानी कि सरबराह थे। तो ये फ़ौज में सिर्फ 2 4 स्टार मेजर जनरल होते हैं। तो एक जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है और दूसरा आर्मी चीफ होता है। तो ये 2 बंदे जो 4 स्टार होते हैं, बाकी ये से नीचे के जितने भी अफसरान हैं वो मेजर जनरल होते हैं, और उससे नीचे फिर ब्रिगेडियर, इस तरह से रैंक बनते चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 स्टार जनरल जो है उनकी 89 ज़ेर हिरासत है, और एक दूसरा 4 स्टार जनरल है रिटायर्ड, उनका दामाद ज़ेर हिरासत है। एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल उनकी बेगम ज़ेर हिरासत हैं, और उन्होंने ये बताया कि एक 2 स्टार जनरल रिटायर्ड, उनकी बेगम और दामाद भी ज़ेर हिरासत हैं। उन्होंने कहा कि ये 4 अफराद वो हैं जिनके
खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मिल चुके हैं, मौजूद हैं और इनके खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखें, मेजर जनरल, 3 स्टार, 4 स्टार, ये इतने बड़े ओहदे हैं कि रिटायर होने के बाद भी ये जनरल ही होते हैं। अगर मर भी जाए तो कब्र में भी ये जनरल ही होते हैं। इनका असर और रसूख जो है वो अपनी जगह कायम रहता है। अब इतने बड़े अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई यकीनन काबिल तहसीन है और इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये 4 अफराद इनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिसके मुताबिक उनके खिलाफ लाजमी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले से कायम शुदा 17 स्टैंडिंग आर्मी अदालतें हैं, अब नहीं कायम की गई बल्कि पहले से ही, बल्कि 1952 में मिलिट्री एक्ट मंजूर किया गया था। इसके बाद फिर 1967 के करीब एक जो है वो एक तरमीम के ज़रिए इन फौजी अदालतों को आइन का हिस्सा बना दिया गया था। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि पहले से कायम शुदा 17 अदद स्टैंडिंग आर्मी अदालतें मुसलसल काम कर रही हैं। आज से नहीं, आज से पहले से ही मुसलसल काम कर रही हैं। 9 मई के हवाले से कहा कि 102 अफराद का ट्रायल किया जा रहा है। चौधरी साहब ने कहा कि इस साल 13,619 छोटे बड़े ऑपरेशन मुल्क दुश्मनों के खिलाफ किए गए हैं। इस दौरान 1172 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया गया या गिरफ्तार किया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर 77 से ज़ायद ऑपरेशन पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही हैं। अब तक 95 से ज़ायद अफसरान और जवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कौम इन सपूतों को और उनके लवाहिकीन को पूरे इज्जत के साथ उनको सलाम पेश करती है और इस चीज़ का वादा है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह फ़ौज और अवाम मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करके अमन व अमान और सलामती का इस मुल्क को गहवारा बना देंगे। मिर्ज़ा अरशद महमूद इजाज़त चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरशद महमूद चिश्ती नए तज्ज़ियात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं मौज़ूआत की तरफ। मिलिट्री इत्तेसाब एक लेवल तक हो चुका है। तहरीके इंसाफ बहुत सारा काम हो चुका है। इत्तेसाब के सिलसिले में 8,000 अफराद गिरफ़्तार किए जा सके हैं। तकरीबन 150-200 रहनुमा गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। तकरीबन 200 जो रहनुमा थे वो PTI को छोड़कर दूसरी जमातों में या सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो PTI के साथ भी यानी कि मामला किया जा चुका है कुछ ना कुछ। अब एक तीसरा बड़ा फरीक जिसका इत्तेसाब होना होगा और वो अभी तक उसके ख़िलाफ़ एक कदम भी नहीं उठाया गया, वो तीसरा फरीक जिसके बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं होती, वो हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, ये लोग ज़िम्मेदार लोग हैं। 200 मुकामात पर 9 मई को आग लगाई गई, उनको जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई। तो इन लोगों को हम बरील ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। इसके अलावा तमाम सूबों, इनके वज़राए आला या निगरान वज़राए आला, IG, DG, पुलिस, CCPO, ये ऐसे अफसरान हैं जो बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार हैं सूबाई सिक्योरिटी के, सूबाई
आर्मी तनसीबात इंस्टॉलेशन की हिफाजत डायरेक्ट इनकी ज़िम्मेदारी है। कैसे ये लोग जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी से भाग सकते हैं? अब ये 3 पहलू जो मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों पहलुओं के ऊपर तफसीलन थोड़ा थोड़ा गौर करते हैं। 9 मई के योम स्याह के हवाले से पाक आर्मी ने खुद एहतसाबी के अमल को जो आला तरीन इसकी मिसाल पेश की है, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुकी है। इतना ड्रास्टिक रिएक्शन, इतना शदीद एक्शन यकीनन आर्मी के अंदर गलत सोच रखने वाले अहलकारों के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। और अगर कोई अहलकार खिलाफ कानून हरकत करता है तो उसे अब 100 बार सोचना पड़ेगा, उसे अपना अंजाम सोचना पड़ेगा कि मेरा अंजाम क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि तदीबी कार्रवाई में शफाफियत और कानूनी तकाज़े मुकम्मल तौर पर पूरे किए गए हैं। फ़ौजी एहलकार छोटे दर्जे का हो, आला दर्जे का अफसर हो या आला तरीन ओहदे का हो, बिला खौफ व ख़तर एहतसाब का अमल अंजाम दिया गया है। 9 मई को फ़राइज़ में गफलत पर मंदरजा झैल सज़ाएँ दी गई हैं। नंबर 1, 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से डिसमिस किया जा चुका है, बरतरफ किया जा चुका है। ये 3 अफसरान हैं, जिनमें एक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर है। तो इन तीनों को डिसमिस किया जा चुका है। डिसमिस करने का मतलब क्या है कि इन लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, इन लोगों को कोई कमिटिशन नहीं मिलेगी जो कि इकट्ठे पैसे मिलते हैं। जैसे आम एक क्लैरिकल दर्जे का मुलाजम है, 9वें स्केल का, 11वें स्केल का, उसको 25 से 30 लाख रुपए मिलते हैं। जो बड़े अफसर हैं उनको 40 से 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस तरह आर्मी के अफसर जो हैं उनको भी बहुत बड़ी बड़ी यानी कि इकट्ठी रकूम मिलती हैं रिटायरमेंट के बाद, उसको कमिटिशन कहते हैं। इसके अलावा उनको पेंशन जो है, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक क्लर्क की इस वक्त जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन है वो तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ पेंशन बनती है। और लेकिन ये इतने बड़े बड़े आर्मी के जो अफसर हैं ज़ाहिर है इनकी पेंशन तो फिर लाखों में ही होगी। तो ये बात है कि डिसमिस करने का मतलब यह है कि इनको ना पेंशन दी जाएगी, ना इनको कोई कम्यूटेशन वगैरह दी जाएगी, ना इनको इनका कोई सन या बेटी जो है उसको किसी महकमे में दाखिले के लिए या किसी इदारे में मुलाजमत के लिए कोई प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि टीचर सन हो, आर्मी पर्सनल उनका सन हो या पुलिस वाले का बेटा हो, तो उसको मखसूस शोबों में कुछ रियायत दी जाती है, कुछ रियायती नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसा आदमी जिसको डिसमिस कर दिया जाए उसको फिर उसका कोई हक नहीं रहता, फिर वो कहीं और नौकरी भी किसी इदारे में नहीं कर सकता। तो ये बहुत शदीद रिएक्शन दिया गया। नंबर 2, अब 15 अफसरान ऐसे हैं जिनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की जा रही है, बल्कि मुकम्मल हो चुकी है। इन 15 फ़ौजी अफसरान में से 3 मेजर जनरल हैं। मेजर जनरल क्या होता है? ये 3 स्टार जनरल होता है। ये आर्मी का दूसरा सबसे बड़ा ओहदा है। पहला बड़ा ओहदा 4 स्टार जनरल होता है, जो पूरी आर्मी में सिर्फ 2 ही होते हैं। एक 4 स्टार जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और एक 4 स्टार जनरल जो है चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। जैसे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, वो भी 4 स्टार जनरल हैं, और जनरल आसम मुनीर साहब हैं, ये भी 4 स्टार जनरल हैं। इसके अलावा जितने भी इनके नीचे आते हैं वो सारे के सारे 3 स्टार जनरल हैं। यानी कि 3 स्टार जनरल एक बहुत बड़ा ओहदा है जो लाखों में से कोई कोई बंदा यहाँ तक पहुँचता है। अक्सर लोग मेजर तक आके रिटायर हो जाते हैं या ब्रिगेडियर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर से आगे फिर कोई किस्मत वाला ही आता है। ब्रिगेडियर भी 1 स्टार जनरल ही होता है। तो ये लोग जो हैं 3 स्टार जनरल जो हैं वो 3 मेजर जनरल हैं, तो जिनके खिलाफ कार्रवाई तकरीबन हो चुकी है। 7 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान हैं जिनके खिलाफ
तादीबी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि टोटल ये 15 अफसरान हैं, 15 ये और 3 वो, यानी कि 18 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। बाकी इसका एहतसाब का अमल भी नीचे के लेवल तक जारी है। ये सज़ाएँ इतनी सख्त और इतनी शदीद सज़ाएँ ये ज़ाहिर करती हैं कि फ़ौज का निज़ाम जाग रहा है। कोई उनको कहे या ना कहे, उनका एहतसाबी अमल जो है वो अपनी स्पीड से, अपने अंदाज से जारी व सारी रहता है। और ये असूल है उनका कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, और अगर गफलत की जाए तो फिर उतनी बड़ी सज़ा भी मिलती है। ये तो एक फरीक था। दूसरा फरीक आ जाता है जो PTI है। 10 मई को ISPR ने बावाला 9 मई के सानिया के बयान दिया था कि दुश्मन जो काम 75 साल में ना कर सका, वो काम इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने करके दिखा दिया है। यानी कि एक इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े एक गिरोह, उसने ये काम जो 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका, ये इन्होंने करके दिखा दिया है। तो ये वाज़ेह तौर पर इशारा PTI की तरफ है। इसके बाद आगे 10 मई को DG ISPR कहते हैं कि 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर, जो कि इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के पास हुई, मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी इमला को तनसीबात पर हमले करवाए गए और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए गए। इसका मतलब है कि ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, जिसके मुताबिक आर्मी तनसीबात पर हमले करवाए गए और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 200 मकामात पर, आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए। 200 मकामात पर। चनाचे पुलिस ने CCTV के ज़रिए हज़ारों शरपसंदों के रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया है। अब इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। तकरीबन 150 से ज़्यादा PTI के रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और इससे ज़्यादा जो रहनुमा हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। तकरीबन 8000 के करीब, खान साहब तो कहते हैं कि 10,000, लेकिन मेरे ख्याल को 7-8 हज़ार के करीब जो हैं वो इस वक्त गिरफ़्तार शुदा है। उसमें आम कारकुन भी शामिल हैं और जो क़यादत है वो भी शामिल है। इम्कान है कि चेयरमैन PTI भी ईद उल फितर के बाद मिलिट्री ट्रायल, उनका भी इम्कान है कि शुरू हो जाए। अब दूसरा फरीक भी हो गया। अब तीसरा और आखिरी फरीक जो इस सिलसिले में मुलव्वस है वो है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें। निगरान हुकूमत पंजाब ने एक हैंड आउट में बताया है कि 9 मई को मुश्तिल हजूम ज़मान पार्क से लेकर जिन्ना हाउस को आग लगाने तक मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाता रहा। ये स्टेटमेंट बज़ाते खुद इकरार जुर्म है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जुलूस जिन्ना हाउस की तरफ बढ़ता रहा, जिन्ना हाउस की तरफ जुलूस बढ़ता रहा, लेकिन उसको रोकने, उसको मुंतशिर करने या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की गई। लाहौर के कैंट का मेन गेट बिल्कुल वीरान था। एक भी सिपाही, एक भी फौजी सिक्योरिटी एहलकार वहाँ नहीं था। यहाँ मुश्तिल हजूम कैंट के अंदर 5:27 पर दाखिल हो जाता है। 5:27 पर जो जत्थे हैं, तकरीबन वो 30-35 के करीब लोग थे, वो मेन गेट के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर जिन्ना हाउस तक काफ़ी रास्ता है। रास्ते में बिल्कुल कोई मज़ामत नहीं है, कोई बंदा रोकता नहीं, टोकता नहीं। ये लोग अपने तरीके से तबाही बर्बादी करके चीज़ों को तोड़ते हुए, मुख्तलिफ मानूमेंट्स की बेहुरमती करते हुए ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई सिक्योरिटी एहलकार, कोई डंडा बरदार फोर्स, कोई मुसल्ला फ़ौजी एहलकार, कोई पुलिस एहलकार, कोई रिस्पांस फोर्स का कोई एहलकार कहीं पे नज़र नहीं आता
क्योंकि ये जितने जत्थे भी अंदर दाखिल हुए, जितने लोग भी अंदर दाखिल हुए 35-40 के करीब, सब गैर मुसल्ला थे। उनके पास आतशीन असला नहीं था, किसी के पास पिस्तौल भी नहीं थी। सुना है वैसे कि एक को पिस्तौल किसी को पकड़ा है। बहरहाल या ये समझें आप कि उनके पास वाए डंडे और सोटियों के इसके अलावा कोई आतशीन असला, कोई ऐसा जानलेवा हथियार उनके पास नहीं था। जबकि उनको रोकने के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी वहाँ पर गायब थी, बिल्कुल किसी ने उनको रोका ही नहीं। वो बिला रोको टोक चलते रहे और बेलाहर जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस, इससे ज़्यादा हसास जगह कौन सी हो सकती है। पूरे कैंट में जो कोर कमांडर साहब की जो बिल्डिंग होती है, रिहाइश होती है, उसमें उनके बाल बच्चा होता है, तो इससे ज़्यादा सेंसिटिव इमारत कौन सी हो सकती है। लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर भी किसी ने मज़ामत नहीं की, इनको रोकने की कोशिश नहीं की, इनके ऊपर कोई फायरिंग वगैरह नहीं की। मैं समझता हूँ अगर एक दो एहलकार भी होते, थोड़ी सी फायरिंग करते थे, ये लोग भाग जाने थे। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था सिक्योरिटी की तरफ से, लिहाजा इन्होंने जिना हाउस को 6:07 पर आग लगा दी। फौजी एहलकारों को अपनी गफलत पर, जो पूरे पाकिस्तान में 200 जगहों पर तोड़ फोड़ आग लगाई गई या फोड़ा गया, चीज़ों को गिराव जलाव किया गया, उसमें मुलव्वस गफलत के जो मुर्तकिब फौजी अफसर थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। शरपसंद जिन्होंने जो कैंट के अंदर जो दाखिल हुए, वहाँ पर उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया और सज़ा के मराइल से उनको गुज़रना पड़ रहा है। इस वाक़े का तीसरा बड़ा ज़िम्मेदार, तीसरा और आखिरी ज़िम्मेदार जो फरीक आता है, वो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं कि उन्होंने क्या किया। इनकी यकीनन अब बारी आने वाली है, क्योंकि इनसे पूछे बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं होती कि पुलिस को तकरीबन 150-200 बंदा जो है वो कैंट के ऊपर नॉर्मल हालात में वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी होती है कैंट की हिफाजत के लिए। लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई बंदा नहीं था। डीजी पुलिस, आईजी पुलिस, सीसीपीओ लाहौर और निगरान वज़ीर आला पंजाब इस जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ से बरीअल ज़िम्मा नहीं हो सकते, जिन्हें लम्हा बलम्हा मुश्तिल जत्थू की जना हाउस की तरफ रवानगी का पता चल रहा था। इसके बावजूद गैर मुसल्लह अफराद जो थे उनको क्यों ना रोका गया। ईद के बाद ये 4 ज़िम्मेदार आला अफसरान को जवाब इसका देना पड़ेगा कि नॉर्मल हालात में तकरीबन 200-250 एहलकार हैं, वो लाहौर कैंट की सिक्योरिटी पर मुतय्यन होते हैं, कोई रिस्पांस फोर्स है। इस तरह से 9 मई को क्यों ड्यूटी पर एहलकार नहीं पहुँचे। 2:35 पर शरपसंद जमान पार्क से रवाना होते हैं। 6:07 पर जना हाउस को आग लगा दी जाती है। ये 3 घंटे 32 मिनट के सफ़र में रास्ता सिक्योरिटी इदारों से बिल्कुल खाली था। रास्ते में आने वाले तमाम चौक, लिबर्टी मार्केट, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई वहाँ पे कोई पुलिस का कंट्रोल नहीं था, कोई वहाँ पे नाका नहीं लगाया गया था। लोग बड़ी आसानी से 3 घंटे और 32 मिनट में लाहौर कैंट में दाखिल होकर कोर कमांडर हाउस तक पहुँच गए। सवाल ये पैदा होता है कि 3 घंटे 32 मिनट अपने मुतय्यना जगह पर जो अहलकार थे जिनकी वहाँ पर ड्यूटी थी वो खुद ही नहीं पहुँचे, या निगरान हुकूमत पंजाब या पुलिस अफसरान की हदायत पर लोग जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी वो अपनी पोस्टों पर नहीं पहुँचे। वो खुद से नहीं पहुँचे या उन्हें कहा गया था कि वहाँ पे आपने ड्यूटी आज नहीं करनी। क्या वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों को कहा था कि शरपसंदों को ना रोका जाए?
वफाकी हुकूमत जो है उसकी भी जिम्मेदारी है इंस्टॉलेशन की हिफाजत करना। तो क्या उन्होंने तो ये हदायत नहीं दी थी कि आपने फ़ौजी तनसीबात की हिफाजत नहीं करनी या इन शरपसंदों को नहीं रोकना? इस तबाही और बर्बादी का फ़ायदा बिलाखिर वफाकी हुकूमत को पहुँचता है, क्योंकि इसके बाद PTI के ख़िलाफ़ एक जो क्रैक डाउन किया गया उसे PTI टूट फूट कर रह गई है। उसके क़यादत मुकम्मल तौर पर डिस्पर्स हो गई है, मुंतशिर हो गई है, पार्टी छोड़ चुकी है, दूसरी पार्टियों में चली गई है और इसके एहलकारान भी हज़ारों की तादाद में कैदोबंद की सौकतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वफाकी वज़रा, इंतज़ामी वज़रा जो वफाकी वज़ीर थे, जैसे कि वज़ीर आज़म सबसे बड़ा इंतज़ामी सरबराह होता है, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ वगैरह, ये बड़े कलीदी ओहदों पर है। तो ये लोग जो है इन्होंने इस सिलसिले में क्या किरदार अदा किया? 200 मकामात जहाँ पे हमले किए गए, इन्होंने इस सिलसिले में क्या किया? क्या ये बेखबर है इससे? ये कैसे हो सकता है कि इनको खबर ना दी गई हो? तो फिर क्यों इन्होंने हिफाजती इक़दामात ना किए? लिहाजा इन वफाकी इंतज़ामी वज़रा को भी बिलाखिर मिलिट्री अदालतों में हाज़िर होना होगा, क्योंकि इसके बाद कहानी इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क में 200 मकामात पर तबाही व बर्बादी का घिनौना खेल जारी हो, घिनौना खेल खेला जा रहा हो और वज़ीर उनको पता ही ना हो? वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इन्हें इस गिराव जलाओ तोड़ फोड़, यादगारों की बेहरमती, अजमत की यादगारों की तबाही व बर्बादी से इनको बरी-उल-ज़िम्मा किसी कीमत पर करार नहीं दिया जा सकता। इस मुल्क के खुदादाद की हिफाजत से वफाकी सतह पर पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान में सूबाई सतह पर जिस आला दर्जे की गफलत की गई, ये लोग अपने फ़रज़ अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। आर्मी तनसीबात की हिफाजत ना कर सके। यहाँ मैं एक मिसाल दूँगा गुजरांवाला कैंट की। यहाँ शरपसंद आए, लेकिन जो GG रोड के ऊपर गेट है वहाँ से आगे नहीं जा सके। पहले वो नारे शारे लगाते रहे, बाद में 13-14 जब गाड़ियाँ ऑफिसर्स की आई हैं ना, ये GT रोड से गुजरांवाला कैंट का जो एरिया है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। यानी कि 1.5 किलोमीटर बिल्कुल सेफ रहा। सिर्फ GT रोड के ऊपर हंगामा हुआ है। GT रोड के ऊपर से किसी ने शरपसंदों को अंदर की तरफ जाने ही नहीं दिया। गुजरांवाला कैंट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। उनको GT रोड पर ही रोक दिया गया। गो कि उन्होंने वहाँ पर थोड़ी बहुत ही तोड़ फोड़ की। बाद में 13-14 जब गाड़ियाँ आर्मी की आई हैं तो फिर उन्होंने वाई फायरिंग भी की है। कुछ 1-2 बंदे ज़ख्मी भी हुए हैं जो शरपसंद थे, फिर वो भाग गए, बात ख़त्म। कोई आर्मी इंस्टॉलेशन जो है इतना बड़ा नुकसान नहीं वहाँ पर हुआ। वहाँ पे हल्का फुल्का तो चलो होता ही है, लेकिन वहाँ पे तकरीबन आप समझें कि 99.9% खैरियत रही। ये गुजरांवाला कैंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर दूसरे मुकामात भी कुछ ना कुछ बहुत ही नहीं, को थोड़ी मज़ामत की जाती तो ये वाक़या, ये अलमिया किसी कीमत पर ज़ौर पजीर नहीं हो सकता था। जब आला फौजी ऑफिसर जैसे कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स और रिटायर्ड 4 स्टार जनरल के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, PTI को तितर बितर किया जा सकता है, 8000 रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा सकता है, PTI के 102 अफराद आर्मी की तहवील में दे दिए गए हैं और शायद उनका आर्मी मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू भी हो चुका है। जब ये किया जा सकता है तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की जा सकती? ये बात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि तीनों फरीकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी और ज़िम्मेदारान को उनके किए की सज़ा नहीं दी जाएगी। और उस वक़्त फिर इंशाल्लाह इम्कान है कि इसके बाद ऐसा कोई वाक़या जो है
वो वकूफ़ पजीर, बल्कि मैं कहना कुछ सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिर्ज़ा अरशद महमूद आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।